Hello everyone and welcome back to Arambha course. I am Sukriti presenting to you history series और हम NCERT से स्टार्ट किया था हमने क्लास 6 की NCERT चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी हमने कर दिया है. चैप्टर 3 से आज स्टार्ट करना है. आई होप आपको चैप्टर 1 और 2 समझ में आया है. अगर कोई भी डाउट है उससे रिलेटेड देन यू कैन comment below and ask me your doubts. So let's begin with chapter number 3, which is all about how the earliest cities flourished. ह्यूमन सिविलाइजेशन के बिगिनिंग में सिटीज कैसे आई, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कैसा उनका स्ट्रक्चर था, तो ये सब हम पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा से. सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, सबके मन में सवाल आता होगा. व्हाई? बिकॉज हड़प्पन सिटी हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो द मेजर रीजन बिहाइंड दिस वाज हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921. तो 1921 के अंदर 1921 में हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड. इसीलिए इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है. एंड इट वाज डन बाय हिस्टोरियन दयाराम साहनी. राइट. तो कैसी सिटीज थी, क्या सिटी लाइफ थी, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कैसे फीचर्स थे, ये सब हम पढ़ेंगे. तो हड़प्पा कैसे डिस्कवर हुई थी? हड़प्पा डिस्कवर हुआ था जब प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो पंजाब का पार्ट हुआ करता, जब वहां पे रेलवे लाइंस को बिछाया जा रहा था, तो एक्सकेवेशन के दौरान कुछ फाइनली कंस्ट्रक्टेड वेल स्ट्रक्चर्ड ब्रिक्स मिली थी, रेडीमेड ब्रिक्स मिली थी, जिसको कि यूज किया गया लेटर ऑन और उससे डिराइव किया गया कि यहां पे इतनी सारी ब्रिक्स एक साथ क्लस्टर में इसीलिए है क्योंकि यहां पे कोई सिटी या सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था. तो उन ब्रिक्स को स्टडी किया गया और उससे हमें पता लगा कि देयर यूज्ड टू बी अ सिविलाइजेशन बैक देन. बहुत साल पहले, अराउंड 4700 ईयर्स अगो, यहां पे कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था. और सिंस दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सकेवेटेड, दैट इज व्हाई एंटायर सिविलाइजेशन का नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन. नाउ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज, क्या फीचर्स थे इन सिटीज के? तो सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर टाउन और लोअर टाउन. टू और मोर देन टू पार्ट्स, बट मोस्टली टू पार्ट्स में थी, एक्सेप्ट धोलावीरा. धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स व्हिच आई विल टेल यू लेटर ऑन. तो 2 और मोर पार्ट्स, एक पार्ट था जो which was to the west, which was smaller but higher. इसको बोलते थे सीटाडेल. ये जरूर याद रखना. There were 2 parts in which the town was divided. The upper town was called सीटाडेल. दूसरा पार्ट था लोअर टाउन, जिसका नाम ही, जिसको बोलते ही लोअर टाउन थे. What was the speciality and what was the difference? जो सीटाडेल था वहां पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट लोग रहते थे सिटी के, जैसे कि रूलर्स थे, सोशल स्टेटस था उनका. सो दोस पीपल यूज्ड टू लिव ऑन द सीटाडेल. सीटाडेल जो था इट वाज हायर बट स्मॉलर एंड इट वाज इन द वेस्ट, जबकि लोअर टाउन सिटी के ईस्ट वर्ड्स पड़ता था, जो कि लंबा था लेकिन छोटा था. देन हाउ इट वाज मेड, सिटी या फिर जो हमारी बिल्डिंग्स थी वो किस चीज से बनी होती थी? दे वर मेड आउट ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. जो बर्न्ट ब्रिक्स होती हैं, पकी हुई ईंटें जो होती हैं, उसके बने हुए होते थे घर उस टाइम पर. एंड दे वर असेंबल्ड इन अ इंटरलॉकिंग पैटर्न, ताकि अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीट्स बने, वेल स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग्स बने. तो इंटरलॉकिंग ब्रिक्स का यूज किया जाता था, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज किया जाता था. राइट. Then there were many unique objects which are found in almost all the cities. अलग अलग तरह की यूज करी हुई चीजें अलग अलग सिटीज में मिलती थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टोन वेट्स मिले थे हमें, सील्स मिली थी, बीड्स मिले थे, कॉपर टूल्स मिले थे, बहुत सारी चीजें मिली थी अलग अलग सिटीज में, जो मैं इवेंचुअली आपको बताऊंगी. Then there were certain special buildings also. जैसे कि let's take example of मोहनजोदारो. मोहनजोदारो के अंदर एक स्पेशल चीज थी जिसका नाम था ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ क्यों बोलते थे? क्योंकि ये सेरेमोनियल ओकेजन्स के लिए यूज किया जाता था. इट हैड अ सेक्रेड फीचर, इट हैज अ सेक्रेड पर्पस. यहाँ पे लोग स्पेशल ओकेजन्स में
डिप लेते थे, होली डिप लेते थे। इट वॉज इन अ सर्टेन मैनर, लाइक बीच में आपका ग्रेट बाथ होता था विच वॉज कनेक्टेड टू रूम्स ऑल अक्रॉस इट। तो इस तरीके से हमारा मोहनजोदारो था which had rooms all the side. So this was used only by the important people. Now this map is very important. Like I told you के NCERTs के सारे maps बहुत important है UPSC के लिए। सारी साइट, सारी लोकेशन, सारी रिवर्स जो भी मैपिंग पे प्लॉट हो रखी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बहुत अच्छे से। So look at it. There are various sites, there are various cities that are engraved on this map. सबसे पहले है हमारी हरप्पा. I hope you are able to see. Then we have Rakhigari. This is in Haryana. Harappa is in Pakistan. Then Kalibangan. This is in present day Rajasthan. Rakhigari Haryana में है. Then Ganeriwala is there. Then below of it you have Mohenjo-daro. It is again in Pakistan. Then we have Chanhudaro. Right? Mohenjo-daro, Chanhudaro, somewhat similar. Then we have Sutkako on the west. Then below it in the Gujarat you have Dholavira. Dholavira is in Gujarat. Then Surkotada again in Gujarat. Again in Gujarat. Then Lothal, it is again in Gujarat. तो sites को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. Take 30 seconds and try to have a pictographic memory of the maps. जितने भी maps NCERT में हैं. Now we come to houses, drains और streets के बारे में पढ़ते हैं जो हरप्पन सिविलाइजेशंस में उस टाइम पे थी। कैसी थी? सबसे पहले तो घर जो होते थे बेटा वो फर्स्ट 1 या 2 स्टोरी के घर होते थे, सिंगल स्टोरी या फिर डबल स्टोरी। देन दे हैड अ सेपरेट बेदिंग एरिया, अलग से होता था, जो आज हमारे यहाँ पे भी हमारे घरों में भी होता है। तो इट एग्जिस्टेड बैक देन ऑल्सो। सेपरेट बाथिंग एरिया होता है और प्रॉपर रूम्स होते हैं, सिंगल स्टोरी या फिर डबल स्टोरी के घर होते थे। There used to be wells also to supply water, right? There were drains also. Drains कैसी होती थी? छोटी ड्रेन्स भी होती थी, बड़ी ड्रेन्स भी होती थी। They were very hygienic people. बहुत ध्यान रखते थे वो हाइजीन और सैनिटेशन का। तो there were well connected drains. Smaller drains used to empty in the larger drains, right? They were then there used to be inspection holes also, जो कि regularly clean किए जाते थे, keeping in mind the hygiene of the people. So we can say that the cities or the houses or the buildings, they were well planned, right? They were not absurdly made, but they were well planned. How was the life in the city? Just imagine कैसी लाइफ होती थी। जैसे आज की हमारी लाइफ है, आज की हमारी लाइफ कैसी है? बिजी लाइफ है, सबका एक डेडिकेटेड काम है, सबके अपने फंक्शंस हैं, एक डेली रूटीन है। पहले भी ऐसे ही होता था, हरप्पा में भी ऐसे ही होता था। इट यूज्ड टू बी अ वेरी बिजी प्लेस। देयर यूज्ड टू बी सर्टेन स्पेशल बिल्डिंग्स जहां पे रूलर्स रहते थे, रूलर्स कंस्ट्रक्ट कराते थे इन अ स्पेशल मैनर। स्पेशल मैनर कैसे? कि जो रॉ मटेरियल्स थी लोगों को भेज के दूर दूर से रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करी जाती थी, एंड देन buildings or construction was done with the help of special raw materials which were imported from various distant places, right? Like metal, certain metals, precious stones and other things. जो भी जरूरत होती थी वो मंगाई जाती थी दूर से। Then there used to be scribes also. Who is a scribe? Scribe किसे बोलते हैं? A person who writes on the behalf of somebody. राइट तो रूलर्स क्या करते थे? अपने खुद के स्क्राइब्स को हायर करते थे। इनका काम क्या होता था? इंस्क्रिप्शंस पे भी लिखते थे ये, और सील्स पे भी लिखते थे, ताकि एक मार्किंग रहे। सो देयर वर स्क्राइब्स आल्सो। क्यों? क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर भी देयर वाज प्रॉपर स्क्रिप्ट एंड प्रॉपर हैंडराइटिंग, प्रॉपर लेटर्स, सब कुछ होता था उस टाइम पे। देन देयर वर क्राफ्ट पर्सन्स जो वर्कशॉप्स में काम करते थे। वर्कशॉप्स 2 तरह की होती थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कुछ लोग अपने घर में ही काम करते थे और कुछ लोग प्रॉपर डेडिकेटेड वर्कशॉप्स में जाकर काम करते थे, राइट? और इन वर्कशॉप्स में क्या क्या चीजें बनती थी? बीड्स बनती थी, स्टोन्स बनते थे, ब्लेड्स बनते थे, टॉयज बनते थे। जनरली टॉयज वर डिस्कवर्ड मेड ऑफ टेराकोटा। टेराकोटा के बने हुए टॉयज हमें यहां से मिले हैं कुछ कुछ जगह से, जो हम आगे देखेंगे कि कौन सी सिटी से, कौन सी साइट से हमें ये सब मिले हैं। तो लुक एट द पिक्चर जो बिल्कुल लेफ्ट में है, दिस वन,
दिस इज अ हरप्पन सील, हरप्पन सील, और इसके ऊपर ये दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट दैट इज एनग्रेव्ड अपॉन इट, राइट। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन टू ह्यूमंस, सबसे पहली राइटिंग हमें यहां से मिलती है, राइट। देन टू द राइट ऑफ इट वी हैव सम टॉयज विच आर मेड अप ऑफ टेराकोटा, टेराकोटा टॉयज। Then some other sort of crafts were also there, like for example on my left there is a picture. What are you able to see? There are stone weights which are precisely made, बहुत ही ध्यान से फाइनली बनाए जाते थे ये, और ये किसके बने होते थे? These were made of chert. Chert is nothing but a type of stone. Then to the right of me we have another two pictures. जो रेड कलर की पिक्चर है दिस इज अ फॉर्म ऑफ बीड्स, राइट, और ये सिंस इट इज रेड इन कलर दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कार्नेलियन बीड। कार्नेलियन इज नथिंग बट अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन जिसकी बीड्स बनाई जाती है, इनके बीच में होल किया जाता था टू कनेक्ट वन बीड विद द अदर एंड देन दे वर बीइंग worn by the people of that time. Then on the far right we have stone blades, right? They also made some seals out of stone also. Metals के भी बनते थे seals और stones के भी बनते थे. Then below of it we have a picture of a well organized man. ये क्या दिखाता है? Who is this? First of all, this picture or this stone statue has been discovered from Mohenjo-daro. It is a well organized or you can say well groomed man. ये stone statue हमें मिलता है मोहनजोदारो से, right? This is a male and he is wearing embroidered garment, like we can see. Drape के जैसे ऐसे पहना हुआ है इसने कुछ, right? तो इससे हमें क्या पता चलता है? There were proper clothing also, clothing pattern भी होता था. They were very their aesthetic sense was extremely well. हरप्पन्स की aesthetic sense बहुत ही बेहतरीन थी, right? तो वो कपड़े किस चीज के बनाते थे? अलग अलग मटेरियल से बनाते थे. Like for example, cotton. Cotton was the prime material that was discovered from मेहरगढ़. मेहरगढ़ से अराउंड 7000 साल पहले हमें कॉटन का एविडेंस मिला था, जिससे हमें पता चलता है दे यूज्ड कॉटन एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स. Then there were certain other objects also which were discovered from Mohenjo-daro. Mohenjo-daro and Harappa, they were the most important cities of Harappan civilization. Although other cities were equally important, but majority of the things they were discovered from Mohenjo-daro and Harappa. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों वहां की मेजर कैपिटल सिटीज थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहां से एक्सकेवेशन के दौरान मिली हैं. स्पिंडल होल भी मिला है. स्पिंडल होल इज समथिंग टू रैप वूल और सम काइंड ऑफ क्लॉथ. उसको रैप करने के लिए जो चीज चाहिए होती है दैट इज स्पिंडल होल. देन फेयांस. फेयांस क्या होता है? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटीरियल, राइट? ये एक स्टोन या शेल की तरह होता है, जो अगर पीसेस में होता है तो विद द हेल्प ऑफ अ गम वी कैन मर्ज इट. हम इसको इकट्ठा करके कोई भी शेप दे सकते हैं जिससे कि कोई भी मटेरियल बना सकते हैं. तो इट इज जनरली ब्लू और ग्रीन इन कलर. इससे हम क्या क्या बना सकते हैं? वी कैन मेक बीड्स आउट ऑफ इट, बैंगल्स बना सकते हैं, इयररिंग्स बना सकते हैं, राइट? देन कौन बनाएगा? हु कैन मेक? स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट कौन होता है? अ स्पेशलिस्ट इज समबडी हु हैज एक्सपर्टीज इन वन पर्टिकुलर थिंग, राइट? जो सिर्फ एक टाइप का काम करता है बट उसमें वो प्रॉपर एक्सपर्ट होता है. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड स्पेशलिस्ट. इट कैन बी एनी क्राफ्ट पर्सन, a worker, a ruler, or anybody who makes any sort of objects, who has expertise in one particular thing. Now, हमने पढ़ा कि बहुत सारी चीजें बनती थी. अब चीजें बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए what do we need? We need resources और raw materials. तो वो raw materials कहाँ से आते थे, right? जैसे कॉटन हमने पढ़ा था कि कॉटन मेहरगढ़ से हमें ऑब्टेन हुआ था, जो कि अराउंड 7000 ईयर्स अगो यूज किया जाता था एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोथ. कुछ चीजें ऐसी थी जो लोकली ऑब्टेन होती थी और कुछ चीजें ऐसी थी जो इंपोर्ट करी जाती थी. यस, देयर वाज ट्रेड बैक देन एज वेल.
एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड उस टाइम पर भी होता था। इंटरनल ट्रेड होता है जो कंट्री के अंदर ही अलग अलग स्टेट से, अलग अलग पार्ट से रॉ मटेरियल्स को लाया जाता है, और एक्सटर्नल ट्रेड होता है जो आउटसाइड द कंट्री, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। सो देयर वर both kinds of trades were there. Like for example, copper was obtained from राजस्थान। जो प्रेजेंट डे खेतरी माइंस है, उस टाइम पर कॉपर वहां से इंपोर्ट किया जाता था टू वेरियस प्लेसेस, राइट। आई विल कनेक्ट यू टू दिस थिंग दैट सिंस हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, राइट। व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन? क्योंकि बहुत सारी चीजें मेड ऑफ ब्रॉन्ज वर ऑब्टेन्ड। ब्रॉन्ज कैसे बनता था? ब्रॉन्ज इज मेड फ्रॉम कॉपर एंड टिन। तो ये कॉपर कहां से आता था? ये आता था राजस्थान से। प्रेजेंट डे जो हमारी खेतरी माइंस है, जहां पे आज भी कॉपर मिलता है, तो उस टाइम पर भी कॉपर वॉज इन अबंडेंस। देन ओमान, वेस्ट एशिया से भी लाया जाता था कॉपर, नॉट जस्ट राजस्थान। देन वी टॉक ऑफ टिन। मैंने ऑलरेडी बता दिया, टिन और कॉपर को मिक्स करके हम ब्रॉन्ज बनाते थे, जो कि अफगानिस्तान और ईरान से ऑब्टेन करते थे हम। देन गोल्ड, वेरी प्रीशियस मेटल, ये कहां से आता था? ये आता था कर्नाटका से। प्रेजेंट डे कोलार फील्ड इज फेमस फॉर गोल्ड माइंस, राइट, गोल्ड माइंस। तो उस टाइम पर भी गोल्ड जो है वो कर्नाटका से ऑब्टेन किया जाता था। देन देयर वर वेरियस प्रीशियस स्टोन्स आल्सो। वो कहां से आते थे? वो आते थे हमारे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, राइट। देयर वाज दिस प्रीशियस मेटल कॉल्ड लैपिस लाजुली। लैपिस लाजुली ये कहां से आता था? ये आता था हमारा अफगानिस्तान से। सो दिस वाज योर trade, something about trade. Can you see this image? This is a form of toy cart, right? तो इस since it is a toy, तो हमें ये हम ये derive कर सकते हैं कि रियल का प्लो या रियल का कार्ट भी हुआ करता at that very time, right? Then we move to food for the people in the cities. दो तरह की चीजें होती थी, एक सिटी होता था, एक कंट्री साइड होता था। सिटीज में जो खाना या फूड सप्लाई होता था, जो क्रॉप सप्लाई होते थे, वो कहां से आते थे? वो ग्रो किए जाते थे इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में या गांव में लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे एंड विच वर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस प्लेसेस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन से क्रॉप्स थे? व्हीट था, बार्ले था, पल्सेस, पीज, rice, sesame, linseed and mustard. These crops were grown at that time. Was there any mechanization? आपके मन में सवाल आता होगा, आज तो हमारे पास इतनी मशीन्स है काम करने के लिए, क्या लोग उस टाइम पे मैनुअली काम करते थे? नहीं, not entirely. There were certain you can say कुछ हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि there was a little mechanization like plow. You can see it, a toy plow that we have discovered from various places like Kalibangan. तो ये रियल प्लो से सिमिलर होता है, तो वी कैन से कि दिस वाज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। इट वाज मेड ऑफ वुड। क्योंकि वुड से बने होते थे तो दे माइट नॉट हैव सर्वाइव टिल डेट, बट यस they might have used at that time. Fine. There used to be good rainfall also which served as a form of irrigation. तो एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? इनपुट चाहिए होती है और पानी चाहिए होता है, राइट। तो पानी कहां से आता था? अगर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है तो इट यूज्ड टू सर्व एज अ पर्पस ऑफ इरिगेशन, राइट। देन एनिमल रियरिंग वाज आल्सो वेरी कॉमन एट दैट टाइम। कैटल रियरिंग होता था, शीप रियरिंग होता था, गोट, बफेलो, ये सब रियर होते थे। बट वी डिडंट फाइंड एनी सच एविडेंस ऑफ हॉर्स। थोड़ा बहुत एविडेंस मिला है बट नॉट इन अबंडेंस। वो दिस कैन बी के इंपोर्ट किया हो सकता है हमने अरेबिया से, बट देयर इज दिस कंट्रोवर्सी अबाउट इट। ओके, देन हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात के अंदर काफी इंपॉर्टेंट सिटीज और टाउन्स थे हड़प्पन टाउन्स एट दैट टाइम। लाइक द मोस्ट ऑफ ऑल, ऑन द अबव ऑफ ऑल वी हैव धोलावीरा। धोलावीरा कहां पे है? खादीर बेट में आता है ये,
राइट, विच इज लोकेटेड इन द रन ऑफ कच्छ. धोलावीरा में वी हैव अबंडेंट फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था, राइट. देन रेस्ट ऑफ द सिटीज, व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट धोलावीरा? Rest of the cities were divided into mostly 2 parts, but Dholavira is divided into 3 parts. Just remember this very fact. This city is divided into 3 parts and Dholavira is famous for its reservoirs. This is some important information that you need to remember. So Dholavira, it had proper gateways, walls, large open area जो कि public ceremonies के लिए यूज किया जाता था. बाकी सब सिटीज के अंदर रिलेटिवली छोटी स्क्रिप्ट्स मिली है, मतलब छोटे लेटर्स में स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन धोलावीरा के अंदर लार्ज लेटर में स्क्रिप्ट मिली है. तो देयर आर 3 स्पेशल थिंग्स अबाउट धोलावीरा. रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सेकंड, इट हैज रिजर्वॉयर्स. एंड थर्ड इज कि यहां पे लार्ज लेटर्स वाली स्क्रिप्ट मिली है. देन वी कम टू लोथल. लोथल इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ साबरमती विच इज इन गुजरात. गल्फ ऑफ खंबत में लोकेटेड है ये. एंड लोथल इज फेमस फॉर डॉकयार्ड. डॉकयार्ड का क्या काम होता है? डॉकयार्ड होता है जहां पर शिप्स को रिपेयर किया जाता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग करी जाती है. दैट इज कॉल्ड अ डॉकयार्ड. तो इससे हमें यह पता चलता है कि वाटर के थ्रू, सी रूट के थ्रू भी ट्रेडिंग होती थी. And there used to be certain factory sites also nearby these trading ports or port towns, right? So this was an important center for making objects like stone, shell, metal. So you can see below the picture, this is a dockyard located at Lothal. Now, what is the significance of seals and sealings? Since I told you कि there used to be trade internally and externally, तो पता कैसे लगेगा कौन सा like you need to stamp your product so that the other person gets to know कि this is your product and it is intact. तो सील लगाई जाती थी जब प्रोडक्ट कोई पैक किया जाता था, उसके बाद जो गीली मिट्टी होती है, वेट क्ले होती है, उसके ऊपर स्टैंप करा जाता था. और अगर वो स्टैंप इंटैक्ट फॉर्म में पहुंच रही है अपनी डेस्टिनेशन पे, तो ये इस बात को दर्शाता था कि गुड जो है वो प्रॉपर कंडीशन में है, दे आर इंटैक्ट. तो दिस वाज द पर्पस ऑफ सील एंड सीलिंग्स. और कुछ सील्स पे लाइक हमने देखा स्क्रिप्ट भी लिखी होती थी ऊपर. दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ सिग्नेचर ओनली. Then the mystery of the land. What is the mystery about हरप्पा? सबसे biggest mystery हरप्पा की क्या है? वो ये है कि how did this civilization decline? How did हरप्पा जो इतना बड़ा civilization था वो कैसे decline किया? This is the scholars are not even able to answer till date. There have been various theories about it. There are various reasons that are given by scholars and historians, but we are not sure about any of the reasons कि क्या हुआ होगा. बस theories है हमारे पास कि ये हुआ होगा. Like 3900 years ago एक major changes आने start हुए यहाँ पे. क्या changes आए? Writing, seals और weights जो थे they no longer used to exist. Then मोहनजोदारो के अंदर garbage जो था वो streets के ऊपर piled up मिला, जिसका मतलब ये था कि there was no maintenance. After a certain point of time ड्रेनेज जो थी वो टूटने लगी. देन जो नए हाउसेस बने 3900 years ago के बाद में, दे यूज्ड टू बी लेस इंप्रेसिव एंड दे वर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज. देन सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट रिवर्स माइट हैव ड्राइड अप, इसकी वजह से सिविलाइजेशन डिक्लाइन किया. अदर्स से कि इट वाज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. सम आल्सो बिलीव that grazing could be one of the reason कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से रिसोर्सेज डिप्लीट होने लग गए, जिसकी वजह से सिविलाइजेशन डिक्लाइन किया. एंड सम ऑल्सो बिलीव दैट इट माइट बी ड्यू टू फ्लडिंग, कि फ्लडिंग की वजह से और या फिर रिवर्स ड्राई हो गए बहुत ज्यादा, उसकी वजह से सिविलाइजेशन डिक्लाइन करी है. बट इट हैज सर्टेन चैलेंजेस कि अगर फ्लड आया है या रिवर्स ड्राई अप करी है तो वो कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे करी होंगी. व्हाई डिड द एंटायर सिविलाइजेशन डिक्लाइन?
So this remains a mystery. Scholars are still researching on it. तो हुआ क्या बेसिकली, एकदम से खत्म नहीं हुआ सिविलाइजेशन। जो हरप्पन सिटीज थी वो थी इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ऑन द वेस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या हुआ, लोग जो थे वो ईस्ट और साउथ की साइड मूव करे और सेटल होने लग गए। So this was our chapter all about. If you have any doubts related to this chapter, you can comment below. Have a good day.